आज हम भूगोल का चैप्टर जो हमारा संसाधन एवं विकास है उसके आगे का चैप्टर जो पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक स्टार्ट है वो यहाँ से है, भारत में संसाधन नियोजन। यानी कि भारत में संसाधन को नियोजित कैसे किया जाता है, क्या क्या टेक्निक यूज़ करके हम भारत में संसाधन का नियोजन करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें निम्नलिखित सोपान है, यानी इसके निम्नलिखित चरण हैं। कौन कौन से, किस तरह से जटिल प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि संसाधन जो है वो, जैसे कि पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, कहीं कहीं संसाधन बहुत ज़्यादा हैं और कहीं कहीं संसाधन बहुत कम हैं। और तो हमें ऐसा इनका नियोजन करना है कि ताकि हर प्रदेश को उन संसाधनों का फ़ायदा मिल सके। तो पहला पॉइंट है, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इस कार्य के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना और संसाधन का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना। यानी कि इसमें पॉइंट से मैं ये बताना चाह रहे हैं कि देश के जो अलग अलग प्रदेश हैं, कहाँ पे कौन कौन सी संसाधन उपलब्ध है, उनकी एक पूरी लिस्ट बनाना है। ठीक है, उनका उस क्षेत्र में जाकर सर्वेक्षण करना है, उस चीज़ को मानचित्र पर दर्शाना है कि यहाँ पे इस क्षेत्र में, जैसे देखा हो कई मानचित्र बने होते हैं उसमें लिखा होता है, ये कलर कर लेते हैं, इस पर लिख देते हैं यहाँ पे खनिज हैं, यहाँ पे संप्रदाय, या फिर यहाँ पे यूरेनियम है तो उसके लिए अलग डायग्राम बना देते हैं। इस तरह से उसका मानचित्र बनाना और संसाधन को उस पर मानचित्र पर दिखाना। संसाधन, उसके अलावा संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक। गुणात्मक मीन्स उसकी क्वालिटी क्या है संसाधन की, और मात्रा में कितनी मात्रा में उपलब्ध है, इन सब का अनुमान लगाना और मापन करना सबसे पहले ये आता है नियोजन में। दूसरा पॉइंट है वो क्या है, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। यानी कि जो भी संसाधन हमें मिल गया है उसको उपयोग करने के लिए, उस संसाधन का कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना है, उसकी टेक्निक की खोज करना है, कौन सी टेक्निक के द्वारा उसे यूज़ कर सकते हैं। कौशल मीन्स उसको तरीके से यूज़ करना। संस्थागत नियोजन में क्या मतलब है कि इंस्टीट्यूट एक इंस्टीट्यूट बना देते हैं या फिर ग्रुप बना देते हैं, वो क्या करेगा, इन सब में उसका पूरा देखरेख करेगा। जैसे कि हम बात करें, अगर किसी देश में हमें यूरेनियम मिल जाता है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए उन्होंने एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, उसकी टेक्निक, उस जो कच्चा माल मिला हुआ है उससे यूरेनियम कैसे निकालेंगे, ठीक है, उससे किस तरह से उसका यूज़ कर सकते हैं, उस सब के लिए एक नियोजन तैयार करना। तीसरा पॉइंट है, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं के समन्वय स्थापित करना। यानी कि राष्ट्र का भी विकास हो, उन संसाधन का भी विकास हो, यानी संसाधन का यूज़ करके हम राष्ट्रीय विकास कैसे करते हैं, उनके बीच में समायोजन बनाना, समन्वय बनाना है। यानी कि दोनों, ऐसा ना हो कि प्रदेश में जो हमें संसाधन का यूज़ करने वाली संस्था है वही पूरा यूज़ ले जाए, उससे राष्ट्र को कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रख कर और संसाधन का प्रयोग करना है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात 1952 यानी 1992 में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई। यानी कि पंचवर्षीय योजना आरंभ जो की गई थी वो कब की गई थी, 1952 में स्टार्ट की गई थी। क्यों की गई थी, ताकि जितने भी संसाधन हैं उनका हम विकास कर सकें, उनका यूज़ कर सकें, उसके लिए उनका नियोजन कर सकें। ठीक है, इसके बाद है, किसी क्षेत्र या राज्य का विकास उस क्षेत्र राज्य के उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। यानी किसी भी देश, क्षेत्र हो या फिर कोई राज्य हो, उसका विकास किस पर डिपेंड करता है, उसके संसाधनों पर, उस पर किस किस तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है। विकास के लिए संसाधनों का उपलब्ध एक आवश्यक शर्त है। किसी भी चीज़ में, किसी भी राज्य हो या किसी भी देश के विकास के लिए संसाधन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। संसाधन की उपलब्धता के साथ तकनीक और संस्थाओं में विकास का होना भी आवश्यक है। ये नहीं है कि संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है, उसकी हमारे पास टेक्निक भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमें यूरेनियम मिल गया तो अगर यूरेनियम हमें निकालना नहीं आता, उसको यूज़ करना नहीं आएगा, तो हमारे पास यूरेनियम होने का क्या फ़ायदा हुआ। या ऐसे कोई भी संसाधन हो उसका, और संसाधन विकास, जो संस्था है जो संसाधन का उपयोग कर रही है, उसकी नियोजन कर रही है, उसका भी विकास होना जरूरी है। अगर वो संस्था का ही विकास नहीं होगा तो वो कैसे और संसाधनों की खोज करेगी, वो टेक्निक भी डेवलप नहीं कर पाएगी, ना उसके विकास में योगदान दे पाएगी। ठीक है, भारत के कई क्षेत्र राज्य संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। यही रीज़न है कि कई ऐसे राज्य हैं जिनके पास संसाधन भरपूर मात्रा में, लेकिन फिर भी वो पिछड़े हुए हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, फिर भी वो आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा क्या है, सक्षम है। जैसे बात करते हैं हम झारखंड की,
ठीक है। झारखंड में बहुत मात्रा में, झारखंड और मध्य प्रदेश है, इनमें बहुत मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन ये आर्थिक रूप में इतने विकसित नहीं है। लेकिन बात करें हम गुजरात की, वहाँ पे इतने संसाधन नहीं है, लेकिन वो और मुंबई की बात करें तो वहाँ भी मुंबई या महाराष्ट्र की बात करें, कुछ प्रदेश वहाँ के ऐसे भी हैं, वो हैं ज़िले कह सकते हैं उसमें, कि बहुत ज़्यादा डेवलप हैं उनमें आर्थिक रूप से। क्यों? वहाँ पे संसाधन नहीं है, फिर भी वो डेवलप हैं। यही बात यहाँ बताई गई है। और आप संसाधन संपन्न किंतु आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों और संसाधन विहीन किंतु आर्थिक रूप से विकसित राज्यों की सूची तैयार कीजिए। इस परिस्थिति के होने को कारण बताइए। इसमें एक आप लोगों के वर्क है, थोड़ा सा होमवर्क टाइप का है। तो इसमें ये बताया कि कौन कौन से राज्य हैं जो विकसित हैं, संसाधन नहीं होने के बाद भी वो विकसित हैं, और कुछ कौन कौन से राज्य इनके पास संसाधन होते हुए भी उनमें विकास नहीं हो पाया, आर्थिक रूप से विकसित नहीं है। औपनिवेश इतिहास में हमें बताता है कि उपनिवेशों के संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए आकर्षण तक का केंद्र रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा इतिहास बताता है, क्या बताता है कि संसाधन की वजह से ही हमारा जो देश है वो क्या रहा है, हमेशा विदेशी आक्रमणकारियों की नज़र में रहा है, केंद्र रहा है उसका। देश के बेहतर प्रौद्योगिकी के लिए जरिए संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। यह प्रमाणित करता है कि किसी प्रदेश के विकास में वहाँ उपलब्ध संसाधन तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ प्रयुक्त तकनीक के माध्यम से विकास का संस्थागत बदलाव किया जाए। यहाँ पे छोटा सा पॉइंट ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि और लोग हमारे देश में आए, हमारे संसाधनों का प्रयोग किया, जैसे अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमारे देश में आए, शासन किया, यहाँ से चीज़ों को अपने देश में ले गए। अब हमारे यहाँ पे तकनीक उतनी नहीं थी कि हमारे पास जो संसाधन थे उसको हम यूज़ में ला सके, लेकिन उनके पास तकनीक थी, तो यहाँ से वो सारा संसाधन को ले गए, वहाँ उसको डेवलप करके दूसरे देशों में बेचा। इस तरह से उन्होंने विकसित हो गए वो। यही यहाँ पे ये चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, भारत में विकास संसाधनों की उपलब्धता नहीं अपितु भारत में विकास संसाधनों की उपलब्धता पर ही नहीं अपितु प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन आदि को गुणवत्तापूर्ण स्थिति पर निर्भर करता है। एक चीज़ और है इसमें, यानी कि अगर हमारे पास संसाधन है लेकिन हमारे पास वो मानव संसाधन नहीं है जो विकसित मानव संसाधन है, जिसमें गुण नहीं है। जैसे हम बात करें कि आपने देखा होगा कि भारत में बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं, लेकिन उस तरह के इंजीनियर नहीं है जो देश के विकास में योगदान दे। मानव संसाधन इंजीनियर जो मानव संसाधन कहलाएगा, और जो अच्छे इंजीनियर होते हैं उनको क्या करते हैं, विदेशी लोग अपने देश में बुला के उन्हें काम दे देते हैं। तो ओवरऑल क्या रहा, हमारे देश में जो गुणवत्ता वाले जो इंजीनियर हैं वो क्या हुए, नहीं रहे। तो ये इस पर भी निर्भर करता है विकास, कि हम किस तरह के मानव संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, आज अभी तक मैं आपको आज इतना ही पढ़ना है। इसके बाद का जो टॉपिक होगा हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसमें कोई समस्या हो तो आप लोग मैसेज करके, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।